हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी पैविलियन के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन। नासा का एक मिशन प्रोटोकॉल है जो ये कहता है कि एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के क्रू को कैंसर होने का लाइफ टाइम रिस्क अगर 3% से ज़्यादा हो जाए तो फिर नासा उस मिशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब जो मार्स मिशन आने वाले हैं, हो सकता है कि इन एस्ट्रोनॉट्स के क्रू को एक प्रेस्क्राइब लिमिट से कहीं ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर और बाकी ख़तरों का सामना करना होगा। तो आखिर में ये डीप स्पेस ट्रैवल कितना ख़तरनाक साबित होगा अगर हम मार्स या उससे आगे की डेस्टिनेशन की बात करें तो। अपोलो मिशंस के 50 साल बाद आज भी हमने दोबारा किसी इंसान को चांद पे नहीं भेजा है। इनकी बहुत बड़ी वजह है हमारे धरती पे खुद के बनाए हुए पॉलिटिकल मैनमेड प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ इन मिशंस में इंसानों को ना भेजकर अगर हम इन्हें अनमैन्ड रखते हैं, यानी कि हम अपने स्पेस डेस्टिनेशंस तक सिर्फ रोबोटिक प्रोब्स और लैंडर्स का इस्तेमाल करें, तो इन्हें बनाने और लॉन्च करने में काफ़ी कम खर्च होने के साथ ये प्रोब्स वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पे इंसानों का पहुँच पाना नामुमकिन है, और सालों तक ये अपने मिशन को अंजाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वॉयेजर स्पेस प्रोब, जो कि आज भी अपने लॉन्च के 40 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसी जगह पे अगर हम सिर्फ मैन्ड मिशंस यानी कि इंसानों को भेजने वाली मिशंस का सहारा लेते, तो आज तक हमें जितनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की जानकारी है, हम शायद उसका 1% भी ठीक से न जान पाते। रोबोटिक स्पेस प्रोब से जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में एक लंबे अरसे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, हमने एक ऐसा पिक्चर तैयार किया है इन डेटाज़ की मदद से, जो कि हमारे इंटरप्लैनेटरी स्पेस में सिर्फ आगे बढ़ने के हमारे विजन से कहीं ज़्यादा है। इसके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जॉइंट नासा रशियन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एनवायरनमेंट में 1 साल रहने का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और अब हमें इससे एक बहुत अच्छी आइडिया मिल चुकी है कि आने वाले वक्त में हमारे एस्ट्रोनॉट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा जब वो अपने मार्स के 2.5 ईयर्स राउंड ट्रिप के लिए निकलेंगे। हम इंसानों का इवोल्यूशन इसी धरती पे हुआ, और हमारी बॉडीज़ इस तरह से बनी है कि हम इस धरती के 1G ग्रेविटी के अंदर अपने सारे काम बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। अब इस 1G ग्रेविटी को हटा दीजिए और यहीं से हमारे बॉडी के लिए सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाएगी। हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि हम अंतरिक्ष की गहराइयों में अपने इस छोटे से ब्लू डॉट यानी कि धरती पे कितना ही एक सुरक्षित ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स और वैन एलन बेल्ट्स ने हमें 99.9% सूरज की खतरनाक रेडिएशन से ही नहीं बल्कि दूसरे गैलेक्टिक बॉडीज़ के रेडिएशन से भी बचाया हुआ है। हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स और वैन एलन बेल्ट्स स्पेस ट्रैवल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इन्हीं के बदौलत ही तो हम अपने पृथ्वी पे एक सुरक्षित ज़िंदगी गुजार पाते हैं। चलिए अब हम अपने पृथ्वी के सेफ जोन से बाहर निकलते हैं, तो अब हमें ये पता चलेगा कि हमारा ओपन स्पेस सिर्फ खाली नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी है। और हमारा ये ओपन स्पेस सिर्फ सूरज की ख़तरनाक रेडिएशन से ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितने भी गैलेक्टिक बॉडीज़ मौजूद हैं उससे निकलने वाले ख़तरनाक गैमा रेस और कॉस्मिक रेस से लैस हैं। डीप स्पेस में जो रेडिएशन का लेवल होता है, उससे जुड़े जितने भी डेटा हमारे पास मौजूद है, वो हमें रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मिलता है। और ये इंस्ट्रूमेंट मार्स रोवर क्यूरियोसिटी, नाम तो आपने सुना ही होगा, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कि नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था मार्स साइंस लैबोरेटरी प्रोग्राम के तहत। ये मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को जब नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था, तब इसने अपना मार्स तक का सफ़र पूरे 253 डेज़ में ही पूरा किया था।
अपने इस 253 डेज के पृथ्वी से मंगल ग्रह तक के सफ़र के दौरान 220 डेज तक इसके रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर को स्विच ऑन किया गया था। तो उसमें ये पता चला कि रेडिएशन लेवल्स पृथ्वी पे होने वाले रेडिएशन लेवल से 100 से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ हैं। अगर एक इंसान बिना किसी सेफ्टी या शील्ड के डीप स्पेस के सफ़र में निकले तो। और फिर ये रेडिएशंस लेवल बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोलर एक्टिविटी, यानी कि सूरज से निकलने वाले फ्लेयर्स कितने तेज़ हैं उस जर्नी के दौरान। हमारे पृथ्वी पे बीम एक्सीलरेटर्स, कंप्यूटर मॉडलिंग द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स और लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर जो कि चांद के चक्कर लगा रहा है, इस ऑर्बिटर में जो कॉस्मिक रे टेलीस्कोप मौजूद हैं, इन सब चीज़ों के कन्फर्मेशन से हमें ये पता चला है कि हमारे सूरज या किसी दूसरे गैलेक्टिक बॉडीज से निकले हुए पार्टिकल रेडिएशन को रोकने में वो प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसी प्लास्टिक के बदले अगर हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करें तो ये एल्युमिनियम इन पार्टिकल रेडिएशन को रोकने में इतनी ज़्यादा मददगार साबित नहीं होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को आज के दौर के सबसे आधुनिक स्पेसक्राफ्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि नासा ओरायन और स्पेसएक्स ड्रैगन 2 वगैरह। इन सब में जब भी हमारे अंतरिक्ष में कहीं सुपरनोवा होता है, अब सुपरनोवा उस इवेंट को कहते हैं जब एक सितारा अपने ज़िंदगी के आखिरी दौर में होता है, इसका न्यूक्लियर फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका रहता है और ये सितारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिसके वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा इसके अंदर। इसी वक्त ग्रेविटी अपना काम करेगा और ये सितारा जो कि हमारे सूरज से करोड़ों खरबों गुना ज़्यादा हैवी है, ये एक ख़तरनाक तरीके से विस्फोट हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझिए कि इतना बड़ा विस्फोट, और वो भी उस सितारे का जो कि हमारे सूरज से करोड़ों खरबों गुना ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें 15 सेकंड्स के अंदर ही होती है। तो इस विस्फोट से निकलने वाले शॉक वेव्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये लाइट की रफ्तार जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसके बराबर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि इनकी स्पीड लाइट जितनी होती है, तो इन गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस के एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूक्ली होते हैं, इनके अंदर एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि ये किसी भी स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट्स के शरीर के अंदर बड़ी ही आसानी से पास हो जाते हैं। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट में शील्डिंग करना मददगार साबित होता है, लेकिन अब हमें शील्डिंग में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप शील्डिंग के लिए जितना ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करोगे किसी भी स्पेसक्राफ्ट में, तो उस स्पेसक्राफ्ट का वेट भी तो बढ़ेगा, फिर जिसके वजह से पृथ्वी से अंतरिक्ष तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। सोलर फ्लेयर से बचने के लिए अब इन स्पेसक्राफ्ट्स में एक रेडिएशन शेल्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक्स्ट्रा शील्डिंग दे सकेगा, और इस डिज़ाइन को आने वाले स्पेसएक्स मार्स मिशन के लिए प्रपोज किया गया है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के क्रू कंपार्टमेंट के चारों ओर लिक्विड हाइड्रोजन और वाटर स्टोरेज टैंक्स होने की वजह से किसी भी तरीके के पार्टिकल रेडिएशन से अच्छी खासी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर क्रू कंपार्टमेंट के चारों ओर एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का बना देना भी उनकी हिफाजत करेगा। और ये सब पॉसिबल है, लेकिन ये सारे तरीके किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन जैसा कि गैमा रेज से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा से हमें ये पता चला है कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स मार्स के लिए रवाना होंगे, तो इस सफ़र के दौरान, मार्क करिए मेरे इन वर्ड्स को, सफ़र के दौरान ही, क्योंकि इसमें मार्स पे स्टे करना शामिल नहीं है, तो सिर्फ सफ़र के दौरान ही रेडिएशन रिस्क लगभग 600 मिलीसीवर्ट्स तक हो जाएगा, जो कि 50 फुल बॉडी सीटी स्कैन्स के बराबर है, या तो फिर कह लें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 4 साल गुजारने के बराबर है ये रेडिएशन लेवल। ये रेडिएशन लेवल किसी भी रेडिएशन वर्कर के ईयरली अलाउंस से 30 गुना ज़्यादा है। 1 सिवट
या 1000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन का एक डोज जानलेवा कैंसर्स के लाइफ टाइम रिस्क को 5% बढ़ा देता है, जो कि पूरे मार्स मिशन का रेडिएशन लेवल है। और फिर इसमें मार्स पे रहना भी शामिल है। तो किसी भी मार्स पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स क्रू का ये करियर लिमिट होगा। और जवान औरतों को मर्दों के मुकाबले रेडिएशन का ख़तरा ज़्यादा है, तो ये चीज़ मार्स मिशन का क्रू मेकअप पे भी असर डालेगा। कैंसर रिस्क के अलावा कैटरैक्ट्स होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन उनके आँखों से भी तो पास होगा। नई रिसर्चेस से हमें ये पता चला है कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, जिसके वजह से ब्रेन डैमेज होने का खतरा भी है। रेडिएशन रिस्क के अलावा एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोग्रेविटी के कारण अपने शरीर पे बहुत से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स का सामना भी करना पड़ेगा। नासा एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली, जिन्होंने स्पेस में 340 डेज गुजारे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर, और हर दिन लगभग 2.5 आवर्स के टफ एक्सरसाइज रेजिम के बाद भी उन्हें आज भी ब्लड सर्कुलेशन, आईसाइट, लॉस ऑफ बोन एंड मसल मैस से जुड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक बार स्पेस में पहुंचने के बाद हमारे शरीर के फ्लूइड्स में इतनी ग्रेविटी और नहीं रहती है कि हमारा शरीर उन्हें नीचे की तरफ खींच सके, और इसीलिए ये सारे फ्लूइड्स हमारे शरीर के चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्पेस के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहने के कारण किस तरीके से हमारे आईलिड्स के पिछले हिस्से फूल जाते हैं, और उनका शेप बिगड़ने के कारण विजन में खराबी आती है। पृथ्वी पे हमारा हार्ट हमारे शरीर के चारों तरफ ब्लड को इक्वली पंप करता है, और हमारे पाँव में जितने भी वेन्स हैं वो दोबारा से हमारे हार्ट के तरफ सारे ब्लड को वापस भेज देता है। लेकिन स्पेस में होता यह है कि यहाँ भी सेम क्वांटिटी में हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, लेकिन दोबारा से इस ब्लड को हमारे शरीर में रिटर्न होने के लिए इतनी ताकत नहीं मिलती है, जिसके वजह से हमारे पाँव में मौजूद कार्डियोमस्कुलर सिस्टम वक्त के साथ कमज़ोर हो जाते हैं। जब ये एस्ट्रोनॉट्स किसी ग्रेविटी एनवायरनमेंट में दोबारा लौटेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा थकान होने के साथ ये बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहोगे और फिर एक ग्रेविटी एनवायरनमेंट में लौटने पर हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से और दिमाग में इतना ज़्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, और यही चीज़ होगा जब ये एस्ट्रोनॉट्स मार्स पहुंचेंगे। तो जब ये एस्ट्रोनॉट्स मार्स मिशन के तहत मार्स के लिए रवाना होंगे तो इन्हें पृथ्वी से मार्स पहुंचने में लगभग 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा, और इन 5 महीनों में जब ये स्पेस के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहने के कारण ये एस्ट्रोनॉट्स के क्रू अपना 40% मसल मैस और 12% बोन मैस खो देंगे, और फिर जब ये मार्स पहुंचेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी के होने की वजह से इनके शरीर पे फ्रैक्चर्स का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। और इसकी मिसाल ऐसी है कि ये क्रू जिनका एज 20s में होगा, ये इन 5 महीनों के अंदर किसी 60 साल के उम्र वाले लोग जितने कमज़ोर हो जाएंगे। इसके साथ जो लोग लंबे समय तक सुनसान इलाकों में रहते हैं उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जो साइंटिस्ट्स एंटार्क्टिका में सालों साल काम करते हैं तो उनमें एक बीमारी देखने को मिलती है जिसे विंटर ओवर सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिव बिहेवियर, इंसोमिया और मेमोरी प्रॉब्लम्स जैसे सिम्टम्स होते हैं। ये कुछ चंद प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि स्पेस या मार्स पे किसी मिशन क्रिटिकल टास्क को अंजाम देते वक्त हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सामना करना पड़े। खुले अंतरिक्ष में जाना इंसानों के लिए हमेशा से एक रिस्की बिजनेस रहा है, पर आखिर में हम सब यही कहते हैं कि मार्स पे इंसानों को पहुंचाने के लिए जो भी खतरों का सामना करना पड़े वो जायज़ है, क्योंकि एक इंसान एक रोबोट से कहीं ज़्यादा क्रिटिकल और मुश्किल से भरे सिचुएशंस को बहुत ही कम समय में आसानी से हैंडल करने के काबिल है। लेकिन एक मरता हुआ क्रू कोई भी पृथ्वी पे लौटता हुआ नहीं देख सकता है, तो इसीलिए हमें ये चाहिए
कि रिस्क्स को जितना हो सके कम से कम कर दिया जाए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा ये मानना है कि अगर इन स्पेस एजेंसीज अपने तय किए हुए वक्त पे इंसानों को भेज ना सके और ये अगर थोड़ा वक्त अपना ले भी लेते हैं तो इससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि हम श्योर नहीं हो जाते हैं कि सब सुरक्षित तरीके से होगा। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। क्या लगता है आपको मार्स मिशन और अंतरिक्ष के गहराइयों में जाने के खतरों के बारे में? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। Until next time, this is Farhan signing off. Thank you.